together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है लीगली स्पीकिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोएब अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एट मानू लॉ स्कूल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मैं स्वागत करता हूं हमारे शो लीगली स्पीकिंग में, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ थ्रू लीगल अवेयरनेस। लीगली स्पीकिंग में जैसा कि हम पिछले अपने एपिसोड में हम बात किए प्राइवेसी इन साइबर स्पेस, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर तबरेज़ अहमद साहब। प्रोफेसर तबरेज़ अहमद साहब, आपका लीगली स्पीकिंग में मैं खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। प्रोफेसर तबरेज़ अहमद साहब डीन एंड हेड है मानू लॉ स्कूल में। प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है आज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आखिर है क्या, और इसका प्राइवेसी से क्या कनेक्शन है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और आजकल के डेट में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजिंग वर्ड है एआई। हर आदमी बात कर रहा है और काफ़ी लोग खुश होते हैं एआई को देख करके, यूज़ करके। लेकिन शायद हम कहीं गलती ये कर रहे हैं कि हमको कहाँ यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, बाउंड्री मिस कर जाते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि सब काम बहुत आसान होता है, ऑटोमेशन हो जाता है कि अच्छा खासा काम हमारा एआई कर देता है। जैसे आपको मान ली गाड़ी बुक करना है, तो आप अगर कोई डाउनलोड करेंगे कोई एप्लीकेशन, तो वो पुराना जो डेटा होगा, आपको जो चॉइस होगी ऑटोमेटिक सिस्टम पे आ जाती है। या कभी आपको कुछ सर्च करना है, आप ChatGPT पे चले गए, डीप सीक पे चले गए। इस तरह से क्या है कि वो आपके पुराने चॉइस ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो आपको कम एफर्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, सब कुछ बता रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आपका क्योंकि डेटा वहाँ पे है, वो डेटा मिसयूज़ हो सकता है, तो इसकी प्राइवेसी चैलेंज भी हो सकती है। और जैसे कहा जा रहा है कि आजकल के दौर में कि लोग कहते हैं कि एआई आने से जो 30% जॉब हैं वो 10 साल में ख़त्म हो जाएंगी, और काफ़ी लोग जॉबलेस हो जाएंगे क्योंकि छोटे मोटे काम एआई करना शुरू कर देगा। लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है कि एआई की वजह से 40% नई जॉब मार्केट में आ जाएगी कमिंग 10 साल में। लेकिन वो नई जॉब होगी जिसमें वो स्किलिंग की ज़रूरत होगी, नए तरह की स्किल चाहिए। तो अब इसमें यह है कि एआई को कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो लोग भी जॉब में हैं, वो जो ये है कि जॉब का जो ख़तरा है कि जॉब चली जाएगी, उनको सही मानों में एआई को कैसे यूज़ करना है ये भी सीखना है। तो ये सब सारी चीज़ें आसानी के लिए हैं कि आदमी काम आसान हो गया, छोटे मोटे काम एआई करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या जो बड़ा मसला इसमें है, इसमें हमारा जो डेटा है वो डेटा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, हमारी प्राइवेसी जा सकती है। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे अबाउट कि हमारी जो प्राइवेसी साइबर स्पेस में है वो काफ़ी इश्यूज़ के अंदर है। अभी उससे एडवांस वर्जन है। इस साइबर स्पेस में तो मैनुअली भी आप कुछ शेयर करेंगे, डालेंगे तो होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब वो चीज़ें एआई करना शुरू कर देगा कि आपके कुछ फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेगा, आपको शो करेगा, आपके जो लास्ट ईयर के फ़ोटो थे उसी डेट में आपको शो कर देगा,
आपकी मेमोरी बना के एक्सपोज कर देगा, आपके बर्थडे पे कुछ ऐसे बना के वीडियो दिखाएगा शॉर्ट, आप खुश हो जाएंगे, आपके फ़ोटो थे। तो एक तो लगता है कि बड़ा अच्छा हो रहा है हमारे साथ, बगैर कुछ मेहनत की हमारी एक वीडियो बन गई, हमको दिखा रहा है हमारे जो बहुत ही मखसूस हमारे पल थे, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को मिसयूज़ करके कहीं और वो शो करे, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले हैं आने वाले दिनों में। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तसर से अंदाज में अगर मैं इस जवाब को कंक्लूड करूँ सर के अल्फाज में, तो सर ने बताया कि एआई जो है कि एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जो सोचने समझने की वो पावर रखता है। वो हम क्या फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं, कैसे कैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो हमें एनालाइज कर लेता है। अब दूसरा सवाल मेरा सर से ये है कि क्या एआई हमारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है? देखिए, ऐसा है कि जनरली क्या होता है, मोबाइल में जब जाते हैं या आप किसी अपने सोशल मीडिया में जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी चॉइस होती है। या तो अपना हर वक्त अपना जो आपका मोबाइल है उसकी लोकेशन हमेशा ऑन रख सकते हैं, या आपके पास जो श्री है आपके मोबाइल में, या और भी आपने कोई एआई ऑन कर रखा है तो हमेशा ऑन रहता है। तो अगर उसको हमेशा आप ऑन रखेंगे तब तो वो ट्रैक करता रहेगा, बातें सुनता भी रहेगा। आप बोलेंगे हे श्री, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स देगा। इसका मतलब क्या है कि वो तो ऑलरेडी अलर्ट था, आपने ऑन कर रखा था। तो अगर उसे नहीं पूछते हैं कभी कभी, वो सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड करता रहता है। तो उससे क्या होता है, एक तो आपको ये फ़ायदा है कि जब कुछ आप जानना चाहेंगे उससे, तो इमीडिएटली ऑलरेडी उसने काफ़ी एनालाइज कर रखा है, फट से बता देगा, तो आप खुश हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अदर साइड क्या है उसका स्टोरी, क्योंकि आप ऐसी चीज़ भी रिकॉर्ड कर सकता है जो आप नहीं चाहते थे कि रिकॉर्ड करे, और फिर उसको कहीं और शेयर कर सकता है, कोई और उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो हम ही लोगों ने उसको ऑन कर रखा है, हम ही लोगों ने उसको एम्पावर कर रखा है कि हमारी बातों को सुनने के लिए और हमको ट्रैक करने के लिए। तो इसलिए क्या करना, जो सीखना है सारे लोग जो सुन रहे हैं हमारा ये चैनल, उनको चाहिए कि हमेशा अपनी लोकेशन और अपना एआई का जो सिस्टम है मोबाइल में, उसको हमेशा आपको सोच समझ कर के ऑन रखना है। और जब आपको पूछना हो तब ऑन करिए, अदरवाइज इसको बंद करिए, वरना क्या है कि आप वो चीज़ें भी रिकॉर्ड करेगा जो आप नहीं चाहते। तो आपकी सर्चेज़ हैं, आपके लाइक्स हैं, आपके शॉपिंग की हैबिट्स हैं, आपका लोकेशन है, आपका वॉचिंग का पैटर्न है, किस तरह की वीडियो आप लाइक करते हैं, जब जाते हैं सोशल मीडिया में तो कैसे कैसे कमेंट्स को आप लाइक करते हैं, किस पे आप को चैलेंज करते हैं, या क्या आप सर्च करते हैं। तो जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप दुबई जा रहे हैं, कभी कभी दुबई जाने के लिए जैसे आपने अपने फ़्लाइट का टिकट का चेक किया, आप देखेंगे 1 घंटे के बाद सोशल मीडिया में आपको दुबई के होटल्स के बारे में ऑफर आना शुरू हो जाएंगे, इस होटल में इतना ऑफर चल रहा है। फिर देखेंगे 2 घंटे बाद आपको वहाँ के जो ऑफर चल रहे हैं शॉपिंग मॉल में, वो आना शुरू हो जाएंगे। फिर मालूम पड़ेगा वहाँ कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, उसका ऑफर आना शुरू हो जाएगा। तो आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी ऑन कर रखी हैं अपने सिस्टम में, और ऑटोमेशन की वजह से वो आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है। तो एक टाइम तो खुश हो जाएंगे, बगैर जाने मुझे बड़े बड़े ऑफर मिल गए होटलों में रहने के। अब कोई जो होटल में रहेगा, जाएगा घूमने, तो शॉपिंग भी करेगा, तो शॉपिंग के भी ऑफर मिलना शुरू हो गए। तो आसानी तो बहुत है, हमको बातें मालूम पड़ रही हैं, लेकिन सोचिए इन सब चीज़ों को अगर वो रिकॉर्ड करके एनालाइज करेगी, मिसयूज़ कर ले, आपके लोकेशन को ट्रैक करे, तो वो उसमें काफ़ी खतरा है। तो सर ने इस जवाब में ये हमें बताया कि एआई जो है वो हमारे जो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्टिविटी ऑनलाइन करते हैं, वो हमारे उस सोचने से वो डेटा गैदर कर लेता है और वैसे ही रिकमेंडेशन दिखाने लगता है। सर, अब आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्या स्मार्ट डिवाइसेस जैसे एलेक्सा, सीरी और या फिर स्मार्ट टीवी ये हमारी बातें सुनते हैं? तो बताया, मैंने लास्ट सवाल बताया था मैंने कि हाँ, हमारी बातें सुनते रहते हैं। जैसे मतलब बोलते हैं हम कि हे एलेक्सा, हे श्री, तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब कि हमारी बातें सुन रहे हैं वो। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे अगर पूछेंगे कंपनी से, वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो मोस्टली सुनता नहीं, बंद रहता है। लेकिन फैक्ट तो यही है, क्योंकि हमेशा आप ऑन रखते हैं, सुनता रहता है। तो उसमें ये करना है कि जो माइक्रोफोन है उसका परमिशन हमेशा सोच समझ के ऑन करना है कि कब माइक्रोफोन को ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है। मान लीजिए कि आप रात में बगैर ऑफ किए सो गए, तो रात भर की जो एक्टिविटी होने वाली है वो सारी रिकॉर्ड करता रहेगा। तो इस तरह से हमको बहुत एक्टिव होना है, और हमको ब्लाइंडली कभी भी किसी स्मार्ट डिवाइस पर ट्रस्ट नहीं करना है कि स्मार्ट डिवाइस पे हम ट्रस्ट करके। आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रही है वो भी रिकॉर्ड करता है, वो भी देखता रहता है घर में क्या चल रहा है। इस तरह से काफ़ी क्राइम भी हो चुका है। जो बड़ी बड़ी जो केसेस होते हैं, जो थेफ्ट वगैरह होती है अक्सर, उसमें काफ़ी स्मार्ट टीवी भी पाई गई कि उसने भी, स्मार्ट टीवी ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी घर में कौन है कौन नहीं, क्या चल रहा है। तो इस तरह से स्मार्ट डिवाइस को हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, कब उसका माइक ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है, इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देना है। सर ने जैसा इस सवाल में हमें बताया कि हमें माइक्रोफोन को ऑफ रखना है
और जितना ज़रूरत हो उतना ही जो है कि जब ज़रूरत हो तब माइक्रोफोन ऑन किया जाए, अदरवाइज माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया जाए। गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। You are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's Legal Awareness Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं दुनिया के पहले पियानो की कहानी। एक ऐसा साज जिसने सदियों से म्यूजिक की दुनिया को अपनी सुरीली आवाज से महका रखा है। एक शाम का मंजर सोचिए। एक बड़े महफिल खाने में खामोशी छाई हुई है। अचानक एक फनकार सफेद और काली कीज पर अपनी उंगलियां रखता है। पहला सुर गूंजता है और देखते ही देखते पूरा माहौल संगीत की मिठास से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पियानो की शुरुआत कैसे हुई और इस खूबसूरत साज को सबसे पहले किसने बनाया? दोस्तों, पियानो दुनिया के मशहूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है और इस कहानी की शुरुआत होती है इटली से। लगभग 1700 के आसपास इटालियन इंस्ट्रूमेंट मेकर बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने दुनिया का पहला पियानो तैयार किया। उस दौर में लोग ज्यादातर हार्पसिकॉर्ड बजाया करते थे, लेकिन उसमें एक कमी थी। चाहे कीज को धीरे दबाया जाए या जोर से, आवाज लगभग एक जैसी ही रहती थी। क्रिस्टोफोरी ने इस मुश्किल का हल ढूंढा। उन्होंने एक नया मैकेनिज्म तैयार किया जिसमें कीज के साथ छोटे हैमर्स लगाए गए। अब म्यूजिशियन अपनी उंगलियों के जोर के मुताबिक धीमी या बुलंद आवाज पैदा कर सकता था। इसी वजह से इस नए साज का नाम रखा गया पियानो फोर्ते, जो इटालियन जुबान के दो अल्फाज पियानो यानी धीमा और फोर्ते यानी तेज से मिलकर बना था। वक्त के साथ इसका नाम सिर्फ पियानो रह गया। शुरू में लोगों ने इस नए इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन 18th सेंचुरी के दौरान यूरोप के मशहूर म्यूजिक कंपोजर्स जैसे वोल्फगैंग अमाडेउस मोजार्ट और बाद में लुडविग वैन बीथोवन ने पियानो के लिए लाजवाब कॉम्पोजिशंस तैयार की। इसके बाद पियानो दुनिया के सबसे मकबूल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में शुमार हुआ। 19th सेंचुरी में इसमें कई इंजीनियरिंग तब्दीलियां की गईं। लोहे का मजबूत फ्रेम, बेहतर स्ट्रिंग्स और नया कीबोर्ड डिजाइन आया जिसने पियानो की आवाज को और भी ताकतवर और खूबसूरत बना दिया। आज पियानो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक तक महदूद नहीं है। फिल्म म्यूजिक, जैज, पॉप, रॉक, गजल और वेस्टर्न क्लासिकल से लेकर मॉडर्न डिजिटल म्यूजिक तक पियानो हर जगह अपनी अलग पहचान रखता है। तो दोस्तों, पियानो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक इन्वेंटर की सोच, इंजीनियरिंग और संगीत के बेहतरीन संगम की मिसाल है। 300 साल बाद भी इसके सुर दुनिया भर के दिलों को छू रहे हैं। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
are listening to Legally Speaking, Radio Manu 90.0 FM's legal awareness show. ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई। अब सर से हमारा अगला सवाल ये है कि सर ये जो एआई जनरेटेड डीप फेक्स क्या होता है और क्या ये प्राइवेसी के लिए डेंजरस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के दौर में देखा जाए पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ा इशू है वो है फेक वीडियोस, डीप फेक्स। और ये एआई जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डीप फेक वीडियो बना देता है, आवाज़ को क्लोन कर लेता है। अभी देखा होगा आपने बीच में जो साइबर अरेस्ट का सारा मामला चल रहा था, उसमें क्या हो रहा था, जो हैकर्स हैं आपको आपके लोकेशन को ट्रैक करके, आपके सिस्टम को लॉक करके आपको ऐसे माहौल बनाते थे कि लगता था कि आप रियली कोई ऐसा क्राइम किए हैं, और वो जो सारे पीछे बैठे हुए हैं वो आपको सही मानों में ऑफिसर्स हैं कि पीछे कोई सायरन की आवाज़ आ रही है, ऐसा पुलिस की गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही है, लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा ही सारी रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं। और उसमें होता क्या है कि जो आपके जो डीप फेक्स होते हैं वो आपके पुराने डेटा से ही बनाए जाते हैं। अब अगर वो सिस्टम में एआई के पास आपके पुराने सारे वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, आपकी आवाज़ है, तो आवाज़ को क्लोन कर लेगा, आपके वीडियो को कुछ पोर्शन आपका ले लेगा, कुछ कहीं और का ले लेगा, और देखने वालों को ऐसा लगेगा कि आपकी सही में सही वीडियो है, और आवाज़ क्लोन करके प्ले करेगा वो। तो अभी जो रूल के लिहाज से देखा है, जो टेक्नोलॉजी, अगर 3 सेकंड का किसी के पास आपकी आवाज़ है, उस 3 सेकंड को मल्टीप्लाई करके पूरा वो एक लिहाज से स्टेटमेंट बना सकता है वो। तो इसीलिए आपका अपना जो डेटा है, फ़ोटो है, वीडियो है, आपकी आवाज़ है, कहीं ऐसी जगह ना हो जहाँ पे मिसयूज़ हो सके। तो ये आजकल के दौर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और होता है क्या है कि ये जो डीप फेक बनाते हैं वो लोग, वो अपलोड करते हैं फ्रॉम डार्क नेट। दुनिया में देखा जाए 96% डार्क नेट है। हम लोग जो बातें करते हैं वो 4% क्लियर नेट की बात करते हैं, क्योंकि डार्क नेट का पूरी दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है, और आप लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते कि जो अपलोड करने वाला बंदा था वो कहाँ बैठा है। तो ये डीप फेक का अभी कोई सीरियस कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है, क्योंकि टेक्निकल इशू है, और इससे बचने के लिए जितना कम से कम डेटा आपको अनवांटेड जगह पे हो उतना अच्छा है। जी। तो सर ने जैसा कि बताया हमें कि डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फेक वीडियोस बना सकती है और ऑडियो जनरेट कर सकती है फेक, किसी भी इंसान को रिलेट करके। तो इससे हमें बचना चाहिए, अननेसेसरी डेटा को हम शेयर ना करें। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया एआई के थ्रू हमारे इमोशंस भी समझता है? बहुत अच्छा सवाल ये है कि अभी देखा जाए सही मानों में जो एआई तो अभी काफ़ी ग्रो हो रहा है। अभी एआई का जो वर्जन चल रहा है अभी बहुत ही इनिशियल वर्जन है। फिर क्या होगा, एआई हो जाएगा ह्यूमन इंटेलिजेंस की इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या होगा, वो जो आखिरी स्टेज बहुत डेंजरस आने वाली है वो हो जाएगा सुपर इंटेलिजेंस, तब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो अभी तो खैर हम लोग काफ़ी सेफ़ हैं, क्योंकि अभी एआई हमारे जो ह्यूमन के इंटेलिजेंस तक पहुँच नहीं पाया है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो कोशिश जारी है सोशल मीडिया में कि वो क्या एआई हमारे इमोशंस तक पहुंच जाए, हमारी फीलिंग। अगर एआई हमारी जितनी फीलिंग्स तक पहुंच गया, इमोशंस तक पहुंच गया, या उसके अंदर ऐसी चीज़ आ गई कि जो ह्यूमन बीइंग फील कर सकता है, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा पूरे सोशल मीडिया में। और ये एफर्ट जारी है, जितने भी टेक्निकल कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, ये उसी एरिया में काम कर रही हैं। अभी भी क्या होता है कि हमारा जो जिस तरह से हम बिहेव करते हैं सोशल मीडिया में, हमारे बिहेवियर को बाई एनालिसिस और बाई मशीन लर्निंग वो सोशल मीडिया हमारी चीज़ों को समझता है। जैसे अभी मैं बता दूं आपको, 2014 में जो केस हुआ था वहाँ पे अमेरिका में, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, एक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था, फेसबुक का डेटा निकाल करके एनालाइज करके, वो जो ट्रम्प साहब लास्ट वाले इलेक्शन में जब वो फाइट कर रहे थे, तो उसमें उस कंपनी ने क्या किया था, वो फेसबुक के डेटा को, जितने भी उसमें थे लोग और जो वहाँ पे वोटर थे, उनके बिहेवियर को ट्रैक किया और उससे एनालाइज किया कि ये लोग किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो जो कंपनी जिस पार्टी के लिए काम कर रही थी, उनके मिजाज को उस पार्टी के लिहाज से चेंज करना चाहते थे। तो उनकी वॉल थी, उस पर ऐसे कमेंट भेजे गए, ऐसे वीडियो शेयर किए गए, इस तरह से बहस छिड़ी गई कि वो आदमी मजबूर हो जाए अपने इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए। तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं आजकल, वो क्या कर रही हैं, वो आदमी के जो बिहेवियर को ट्रैक करती हैं और उससे समझती हैं कि इस जो बंदा है इसका इंटरेस्ट क्या है। ये मतलब ज़्यादा लाइक करता है कोई हाई टेक मोबाइल, या ये ज़्यादा पढ़ने का आदमी है, या ज़्यादा फिल्में लाइक करता है, या गेम्स में इंटरेस्ट रखता है। तो जिस तरह का इंटरेस्ट होगा उसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया में, आपकी वॉल पे, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगी।
तो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि हम कैसे अपने आप को बचाएं। अगर हमारे इमोशंस को समझ गया और इसी लिहाज से हमको फिर वो शेयर करना शुरू कर दिया, तो फिर हमको कोई जो साइबर हैकर है उसको समझती है हमारी साइकोलॉजी, कोई साइबर क्राइम भी कर सकता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, अपने मिजाज को शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि उसका कोई मिसयूज़ भी कर सकता है। तो मुख्तसर से अंदाज में सर ने हमें ये समझाया कि सोशल मीडिया एआई के थ्रू, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, सर ने फेसबुक का एग्जांपल दिया, 2014 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का सर ने एग्जांपल दिया कि कैसे उस कंपनी ने जो है कि डेटा को मिसयूज़ किया। तो सोशल मीडिया एआई के थ्रू हमारे इमोशंस को समझते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं और उसी तरीके से हमें एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। अब सर से हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि एआई और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी ये कितनी सेफ़ है? सबसे बड़ी जो डेंजरस चीज़ आज के दौर में वो है फेशियल रिकॉग्निशन। इसमें होता क्या है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन हमारा है, या हमारा फिंगरप्रिंट है जो हम लगाते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन में, हम बहुत खुश रहते हैं कि बहुत हमको, मतलब लोग इतने लेज़ी हो गए हैं कि अपना पासवर्ड डालना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन देखें तो फटक से ऑन हो जाए, या अपना फिंगरप्रिंट लगाएं तो ऑन हो जाए। सेफ तो बहुत है, कोई दूसरा खुल नहीं पाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब आप मान लीजिए आपने एप्पल का फ़ोन लिया और आपने ऑन कर दिया फेशियल रिकॉग्निशन, आपका फेस देखेगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा, या फिंगर लगाया फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब ये तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी आपकी समझ लीजिए देखा जाए कि आपकी यूनिक चीज़ है। अगर अब ये चीज़ कहाँ पे स्टोर हो रही है, एप्पल के जो सर्वर में स्टोर हो रही है, और कोई अगर एप्पल का सर्वर को हैक करके ये सारी आइडेंटिटी चोरी कर ले वहाँ से और फिर कहीं और जाके मिसयूज़ करे, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन लगाया, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे लास्ट हमारे एपिसोड में कि हमको बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, 10 से 14 का लेवल यूज़ करना है, मिक्स यूज़ करना है ताकि कोई क्रैक ना कर पाए। लेकिन अगर आपने अपना पासवर्ड अपने फिंगर को यूज़ किया है और अपने फेस को यूज़ किया है, अगर वो लीक हो जाता है तो फिर आप कहाँ बचेंगे? फिर तो आप बच ही नहीं सकते। और जो मेजर इशू ये है कि मान लीजिए कोई लड़का अभी है, यंग एज में है, 20-25 साल का है, उसकी अगर चोरी हो जाए, उसकी फिंगर चोरी हो गई, प्रिंट, उसकी आई का जो डेटा से चोरी हो गया, या उसका फेस का चोरी हो गया, अब वो आने वाले दिनों में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, या हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उसका वो चीफ बन जाए, तो बहुत सी चीज़ें तो उसकी अब जब लीक हो जाएगी तो वो जब काम करेगा अपने प्रोफेशन में तो सेव कैसे रहेगा? वो किसी भी चीज़ को कैसे सेव कर सकता है? तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा सारे सुनने वालों को, आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है, एटलीस्ट फिंगर और फेशियल रिकॉग्निशन, इसको हर जगह मत यूज़ करिए, हर जगह मत रजिस्टर करिए। अदरवाइज़ अगर आपकी ये लीक हो जाएगी तो इसको आप लाइफ में कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, फिर आप कहीं सेफ हैं ही नहीं। आजकल क्या होता है, बहुत से जो एयरपोर्ट हैं हमारे इंडिया में, जो स्मार्ट एयरफोन है, यूएस वगैरह में भी अब जाएंगे फॉरेन कंट्री में, इवन अब दुबई चले जाइए, तो आप अगर एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें अपना टिकट आपने अपलोड कर दिया है और अपना आधार अपलोड कर दिया और अपने आप को स्कैन करके सेव कर लिया, तो फिर आप जाकर बस फिंगर दबाएंगे या अपने मोबाइल को आप स्कैन करेंगे और गेट खुल जाएगा। तो उससे तो आप कुछ बचा ले रहे मिनट कि आप बाहर से डायरेक्ट पहुंच गए फ्लाइट तक। आप कहीं आपको कुछ शो नहीं करना पड़ा, ना टिकट दिखाना पड़ा, ना आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ा। तो एक तरह से अपनी आसानी के लिए बहुत फास्ट हम चले आते हैं एयरपोर्ट तक, चले आते हैं फ्लाइट तक, लेकिन वो हमारा डेटा ग्लोबली अब शेयर कर रहे हैं उसको, और उसको कोई कंप्रोमाइज़ कर देगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब इसके लिए और जिम्मेदारी बढ़ जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं या हमारे समझ लीजिए कि पासपोर्ट ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को हमारे इस डेटा को बहुत अच्छी तरीके से सेव करके रखना है, क्योंकि जो साइबर हैकर हैं वो इसी के पीछे लगे हुए हैं। अगर ये चोरी कर लिए तो फिर हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो सर ने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इस सवाल का जवाब हमें दिया कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आसान तो है, लेकिन बहुत हमें सेफली और बहुत ही स्मार्टली इसको यूज़ करना है। अब दोस्तों, मैं गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। Listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. The most valuable of all talents is that of never using two words when one will do. Thomas Jefferson. बहादुर वो नहीं जो दूसरों को शिकस्त दे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले। अफलातून। शिक्षा वो चाबी है जो सभी द्वारों को खोल सकती है और सफलता वो दरवाजा है जिसमें हमें प्रवेश करना होगा। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। ब्रेक के बाद हम फिर से आप सभी का खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लीगली स्पीकिंग और हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर से मेरा अगला सवाल ये है कि क्या एआई फ्यूचर में इंसान की प्राइवेसी कंप्लीटली ख़त्म कर देगा? ऐसा तो नहीं है, मुश्किल है पूरी ख़त्म करना, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो हमारा लॉज हैं वो इनिशियल स्टेज में है। कोई सा ग्लोबल लॉ नहीं बना है। जैसे जो साइबर क्राइम कन्वेंशन थी 2001 की, वो बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो क्योंकि इट वाज लेड बाय अमेरिका एंड द यूरोपियन कंट्री, तो इंडिया चाइना वगैरह साइन नहीं किया, बोला नहीं हमारा सपोर्ट नहीं करती, डेटा हमारा उधर चला जाएगा। फिर उसके बाद 2019 में एक नई कन्वेंशन आई जिसको चाइना, ब्राज़ील, इंडिया ने फॉलो किया। वो अमेरिकन लोगों ने साइन नहीं किया, यूरोपियन ने साइन नहीं किया, नहीं हमारा सपोर्ट नहीं करती। तो ग्लोबली कोई लॉ तो नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से ग्लोबल लेवल पे डिबेट चल रही है कि इसको किस तरह से हमारी प्राइवेसी को, जो डेटा है, डेटा लोकलाइज हो और डेटा जो सेंटर हो उसको रेगुलेट किया जाए, बहुत सिक्योरिटी टाइट किया जाए वहाँ पे। तो अगर हम लॉज अच्छे बन जाते हैं पूरे ग्लोबली, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इथिकल एआई का मॉडल आ रहा है कि एआई शुड बी इथिकल, मतलब एआई को भी ऐसा बनाया जाए कि एआई भी अनवांटेड डेटा को कैप्चर ना करे, स्टोर ना करे। जो आजकल का एआई है इथिकल नहीं है, वो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे सब कुछ कैप्चर कर लेगा, वो पर्सनल भी कर लेगा और पब्लिक भी कर लेगा। पब्लिक करे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है जो आप नहीं चाहते। तो एक तो ये करना है, कंपनीज को इथिकल एआई बनाना है ताकि वो एआई खुद ही इथिकल हो और ऐसे डेटा को कैप्चर ना करे। दूसरा क्या है, कंपनीज को भी होना पड़ेगा अकाउंटेबल। अभी जो हम इंडिया का एक लॉ है, डीबीडीबी एक्ट आया हुआ है, उसमें कंपनीज को काफ़ी बनाया अकाउंटेबल कि कंपनी जब डेटा कलेक्शन करेंगी तो वो किस लिए कलेक्शन कर रही हैं, कहाँ तक करेंगी, अगर ब्रीच होगा तो क्या लायबिलिटी होगी। इस तरह की चीज़ों में अगर रेगुलेशन प्रॉपर्ली आ जाता है तब भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। और जो हम लोग कर रहे हैं अभी अवेयरनेस, और जो आखिरी बात है वो है अवेयरनेस। अगर जो डेटा जो लोग जनरेट कर रहे हैं, अगर वो खुद ही अवेयर हो जाएं, उनको खुद पता हो कि मुझे कौन सा डेटा कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना, कितना देना है, तब भी हमारी प्राइवेसी पे कंट्रोल हो सकता है। तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी पूरी ख़त्म हो जाएगी, वो कंट्रोल में रहेगी डिपेंडिंग ऑन रेगुलेशंस, लायबिलिटी और अवेयरनेस ऑफ द यूज़र्स। ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से सर ने इसको समझाया है कि एआई हमारे प्राइवेसी को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर देगा। अगर प्रॉपर रेगुलेशंस एआई जो टेक्नोलॉजी है उस पर लगाई जाए, लॉज बनाया जाए, और सर ने जो है कि कन्वेंशन का जिक्र किया, साइबर कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो एआई को रेगुलेट किया जा सकता है और उससे इंसानों की जो प्राइवेसी है वो सेफ़ रहेगी, जो उनकी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है।
सर से मेरा अगला सवाल ये है कि एआई स्कैम्स और साइबर फ्रॉड ये कैसे बढ़ रहे हैं? ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये बहुत सीरियस मैटर है इस वक्त की जो स्कैमर्स हैं वो साइबर स्पेस को यूज़ करके बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे आजकल आम बात है कि आपको जो व्हाट्सएप है उसमें कॉल आती है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप वीडियो पे ऑनलाइन आ जाएं, कैन यू कम ऑन वीडियो ऑनलाइन। तो पहले तो टेस्ट करते हैं कि आदमी ये मेल है कि फीमेल है, किस तरह की चीज़ों को सर्च कर रहा है, किस में लाइकनेस है। और थोड़ा अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो इमीडिएटली उधर से वीडियो कॉल आ जाएगी और आप देखेंगे कॉल पे क्या है कि वो कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, वो नेकेड है, वो कुछ अपना डांस वांस कर रहा है। तो अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो पता चला कि आपका भी उसके एक साथ जो वीडियो कैप्चर हो जाएगा। तो उधर से सही मानों में वो वीडियो प्ले हो रहा है, कोई पर्सन वहाँ पे नहीं है, वो कोई पहले से वीडियो बना के प्ले कर रहा है, आप इधर से रियल पर्सन है। तो दोनों के साथ में वीडियो कैप्चर कर लेंगे, फिर आपको जो है फ्रॉड करेंगे आपके साथ, आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपने जो है मेरे पास आपकी वीडियो है, आपने कोई ऑफ सीन लेडी के साथ इस तरह से आपने डांस करते पाए गए, देखते पाए गए, और या आपने फॉलो किया है, इस तरह की चीज़ें जो कि अलाउड नहीं है, तो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आजकल जो साइबर हैकर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो फेक वॉइस से, फेक वीडियो से और पर्सनलाइज फिशिंग ईमेल से और एआई के चैटबॉट से स्कैम करते हैं। और जिनको नहीं पता है चीज़ें वो ट्रैप में आ जाते हैं, और ट्रैप में आ करके फिर वो रियल में असली चीज़ें फिर शेयर करते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपको किसी ने वीडियो बना लिया और फिर आपसे पूछेगा इन्फॉर्मेशन, ब्लैकमेल करेगा, पैसे मांगेगा, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांग सकता है, आप देके और उल्टा फंस जाएंगे, बल्कि फंसे चले जाएंगे। तो इसमें ये होना है कि आपको बहुत अवेयर रहना है कि जो अदर साइड में पर्सन है कि वो रियल में वो एआई से बनाया गया है वीडियो, रियल वीडियो है या कोई प्ले कर रहा है, और बगैर आपको वेरीफाई किए, टेस्टिफाई किए, किसी को फ्रेंड नहीं बनाना है, किसी कॉल रिसीव नहीं करनी है, लिंक को क्लिक नहीं करना है, और तभी आपको उससे कनेक्ट होना है जब आप पूरा समझ जाएं कि सामने वाला मशीन नहीं है, ये ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो आपके जानने वाला है। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये वाला जवाब बहुत पसंद आया होगा कि एआई जो है वो, अब हमें नहीं पता है कि वो सामने एआई जो है कि वो फेक है या फिर रियल है। एआई का यूज़ करके लोगों के डेटा को मिसयूज़ किया जा सकता है, उनसे जो है कि उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, जैसे साइबर एक्सटॉर्शन है, तो वो किया जा सकता है। अब सर से मेरा अगला सवाल ये है कि इंडिया में एआई और प्राइवेसी को लेकर क्या कानून और चैलेंजेस हैं? इंडिया में बहुत चैलेंज है, क्योंकि अभी इंडिया में 2023 में हमारा डीपीडीपी एक्ट आया, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है, वो काफ़ी हद तक डेटा को प्रोटेक्शन तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एआई को पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और वो क्या है कि वो पूरा एक्ट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, उससे रूल्स बने हुए नहीं है। तो पूरा डीपीडीपी एक्ट बंद हो गया है, पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसमें काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है कि डेटा को कैप्चर करने से पहले जो जिसका डेटा है उसे परमिशन लिया जाए, और अगर डेटा लीक हो तो कब डेटा दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा उसके बारे में बताना पड़ेगा, और जो इसमें लॉस होगा उसको हर्जाना देना पड़ेगा। तो इस तरह से इस लॉ ने तो काफ़ी हद तक लोगों की लायबिलिटी फिक्स कर दी है। लेकिन एआई का मसला बहुत टेढ़ा है। आज के दौर में सिर्फ अभी यूरोपियन यूनियन के बाद बहुत इनेबलिंग एआई एक्ट आया हुआ है, अमेरिका में कुछ स्टेट ने बनाया हुआ है, बाकी दुनिया में सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे एआई को कंट्रोल किया जाए। होता क्या है कि जो टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है। हम जानते हैं कि लॉ बनाने में कितना लंबा टाइम लगता है, और इसको समझना है कि कहाँ तक जाएगी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये दोनों पहलू इसके हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो टेक्निकल ग्रोथ कम हो जाएगी, और अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो क्योस मच जाएगा। तो जो बैलेंसिंग का जो आइडिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए जो कंपनीज है, गवर्नमेंट्स हैं, बहुत ही फूंक कदम रख रही हैं ताकि टेक्निकल ग्रोथ भी होती रहे, और हमारे जो ये सारी चीज़ें हैं बढ़ती भी रहें, लोग यूज़ करते रहें, और साथ में उसका कंट्रोल भी होता रहे। तो एआई के ऊपर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं। इसके ऊपर हमारा जो नीति आयोग है और आरबीआई है कुछ हद तक पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया में एआई पे कोई लॉ बना नहीं स्पेशली। तो सर ने जैसा हमें बताया कि अगर हम कानून की बात करें और चैलेंजेस की बात करें, तो कानून हमने बनाया लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसमें रूल्स आने बाकी हैं, और चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और सर ने ये भी हमें समझाया कि एआई का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक रीजनेबल वे में एक रेगुलेशन भी होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट होती रहे। अब आज का मेरा आखिरी सवाल सर से ये है कि क्या आम आदमी कैसे
एआई के ज़माने में अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि हमको सभी लोग यही सीखना है। आजकल देखा जाए तो बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सारे लोग इतना डिपेंड हो गए हैं एआई के ऊपर, इतना आसानी हो गई काम में कि हर आदमी यूज़ कर रहा है। तो पहले तो आपको चेक करना है, कभी भी जो कोई भी एप्लीकेशन है उसको परमिशन बहुत आसानी से नहीं देना है। परमिशन देने से पहले कितनी परमिशन देनी है, उसको किस लेवल तक देनी है पता होना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर डाउनलोड किया तो किस हद तक आपको परमिशन देना है। जनरली होता क्या है, सिंपल एप्लीकेशन होगा लेकिन सब कुछ मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपका आधार नंबर मांग सकता है, आपके फादर का, मदर का, बच्चे का नाम, लोकेशन, सब क्वालिफिकेशन मांगने लगता है। कोई मतलब ही उससे नहीं है, क्योंकि कंपनी का पर्पस है डेटा कलेक्ट करना। और आप समझते हैं कि मुझे देना ही पड़ेगा, फ्री में डाउनलोड करना है तो आप दे देते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन जो कोई काम नहीं है, अनवांटेड हैं, बहुत डेटा मांग रहे हैं, जो अनवांटेड डेटा है तो मत दीजिए, और उसको जब यूज़ करना है तभी उसको ऑन रखिए। दूसरा क्या है कि जो अननोन एप्लीकेशन है उनको ब्लाइंडली इंस्टॉल मत करिए, और हमेशा जब भी यूज़ करते हैं, जब पासवर्ड का नंबर आता है तो हमेशा आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना है। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, उसी के साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपको यूज़ करना है। मतलब अगर आपका 2 मोबाइल है, 2 ईमेल एड्रेस है, तो जैसे आप मोबाइल अपना ऑन करेंगे तो वो दूसरे मोबाइल में मैसेज जाएगा वो वेरीफाई करने के लिए कि जो बंदा ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपका पासवर्ड की हैकिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, चांस बहुत कम हो जाता है। और डीप फेक और जो फेक कॉल्स हैं उस पर आपको अलर्ट रहना है कि वो जो कॉल आ रही है वो कोई एआई कर रहा है या कोई पर्सन कर रहा है, या डीप फेक से कॉल आ रही है। हमेशा हर कॉल को रिसीव भी नहीं करना है और रिप्लाई भी नहीं करना है, और सोशल मीडिया पर जो कन्वर्सेशन है उसको अवॉइड करना है। जब कोई आपको मतलब ही नहीं है कि किससे आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है पब्लिक प्लेस है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने ट्रैक कर रहे हैं वहाँ से आपको, इसलिए आपको अनवांटेड जो डिबेट है वहाँ पे नहीं करनी है, और हमेशा अपने सिस्टम को अपडेट करते रहना है ताकि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहे, मोबाइल अपडेट होता रहे, क्योंकि बग भी आते रहते हैं, मालवेयर आता रहता है। आप देखे होंगे जो एप्पल कंपनी है, अगर आपके पास एप्पल मोबाइल होगा तो हर रेगुलरली वो अपडेट्स उनका आता रहता है। उससे क्या है, सिस्टम सिक्योर हो जाता है और कोई मालवेयर होगा, कोई बग होगा, निकल जाता है उसके अंदर से। इस तरह से हमेशा आपको अपडेट करना है, और हमेशा आपको इस तरह की चीज़ों में अवेयरनेस में, जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको देखते रहिए और अपने आप को हमेशा अवेयर करते रहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्री एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा भी फ्री हो जाए। आप लीजिए फ्री एप्लीकेशन, डेटा आसानी से मत दीजिए और अपने को बचा के रखिए। तो अगर दुनिया में स्मार्ट बनना है आप लोगों को तो प्राइवेसी को हमेशा बचा के रखना पड़ेगा। सर ने जैसा कि इस लास्ट क्वेश्चन में हमें बहुत सारे टिप्स दिए कि कैसे हम अपने प्राइवेसी को सेव कर सकते हैं। हम अननेसेसरी जो ऐप्स हैं उनको यूज़ ना करें, अननेसेसरी डेटा को ना दें, और फ्री ऐप्स यूज़ करने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम डेटा भी फ्री दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उस डेटा का जो है कि मिसयूज़ कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है कि हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है हमारा शो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiomanu@manu.edu.in। आपके रिस्पॉन्सेज का हम सभी को इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आप सुन रहे थे लीगली स्पीकिंग, रेडियो मानू 90.0 FM का लीगल अवेयरनेस शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।